वेलकम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले सेशन में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है और उसके मेजर स्टेप्स कौन कौन से हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। आज की सेशन में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के ही एक मेजर स्टेप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटिंग या प्राकल्पना निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकल्पना निर्माण के बारे में हम बात करें उससे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्राकल्पना क्या है। प्राकल्पना की जब हम बात करते हैं तो प्राकल्पना शब्द से जो अर्थ निकल कर आता है वो है उपकल्पना, पूर्व कल्पना या प्राकल्पना, जिसे इंग्लिश में हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस का हिंदी अनुवाद प्राकल्पना है, जो ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। हाइपो दैट मीन्स बिलो और थीसिस मीन्स थ्योरी, विचार या सिद्धांत। इस प्रकार जब हम बात करेंगे तो हाइपोथेसिस का पूरा अर्थ हुआ बिलो थ्योरी या सिद्धांत से नीचे का सिद्धांत या पूर्व कथन। इसका हिंदी रूपांतरण भी यही है। प्राकल्पना से यही निकलता है कि पूर्व कल्पना या सिद्धांत से पूर्व की गई कल्पना। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब अनुसंधानकर्ता अपने सिद्धांत निर्माण से पूर्व उस सिद्धांत के बारे में एक कल्पना करता है तो वो कल्पना या विचार प्राकल्पना कहलाता है। जब हम वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत विचारकों की बात करते हैं तो गुड एंड हार्ट की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हाइपोथेसिस इज अ प्रपोजिशन विच कैन बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी। मतलब प्राकल्पना एक ऐसी प्रस्थापना है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है। मतलब कि प्राकल्पना एक ऐसा विचार, एक ऐसी कल्पना, एक ऐसा विश्वास है जिसे अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में परीक्षा के लिए रखता है, और जब वो परीक्षा के अंतर्गत सत्य सिद्ध हो जाता है तो एक सिद्धांत का रूप धारण कर लेता है। और यदि वह सत्य सिद्ध नहीं भी हो पाता तब भी ऐसी स्थिति में वह अनुसंधानकर्ता का मार्गदर्शन करता है और एक उसे नया विचार प्रदान करता है, जो कि आने वाले समय में भी अन्य अनुसंधानकर्ताओं के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। इसी क्रम में हम बात करेंगे बोगार्डस की, जो कहते हैं अ हाइपोथेसिस इज अ प्रपोजिशन टू बी टेस्टेड। मतलब प्राकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक प्रस्थापना है। प्राकल्पना परीक्षण के लिए मतलब अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में परीक्षण के लिए जो विचार प्रस्तुत करता है, जो विचार रखता है, या जिस विश्वास के आधार पर वो सिद्धांत निर्माण का कार्य शुरू करता है, वो विचार, विश्वास या कल्पना ही प्राकल्पना कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि एक अनुसंधानकर्ता एक अच्छी प्राकल्पना का निर्माण कैसे कर सकता है। उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसे किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और उसे किस तरीके की प्राकल्पना बनानी चाहिए कि वो एक वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण कर पाए। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा माना गया है कि यदि एक अनुसंधानकर्ता एक अच्छी प्राकल्पना का निर्माण कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसके सिद्धांत निर्माण का लगभग आधा कार्य पूर्ण हो जाता है, जो उसे पूरे अनुसंधान के दौरान मार्ग प्रशस्त करता है या मार्ग दिखाता है। विचारकों का ये भी मानना है कि यदि अनुसंधानकर्ता एक अच्छी प्राकल्पना का निर्माण नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में वह अंधकार में भटकता रहता है, उसे कोई सही रास्ता नहीं मिल पाता जिससे कि वह एक वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण कर पाए। तो चलिए हम बात करेंगे कि एक अच्छी हाइपोथेसिस या एक अच्छी उपकल्पना या एक उपयोगी उपकल्पना में क्या क्या होना चाहिए कि उससे वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण संभव हो पाए।
तो इसमें पहली जो विशेषता है जो हाइपोथेसिस में होनी चाहिए वो है स्पष्टता या क्लियरिटी। क्लैरिटी का यहाँ मतलब है कि प्राकल्पना दो आधार पर क्लियर होनी चाहिए। पहला, प्राकल्पना के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जिस अवधारणा या वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग कर रहा है उसकी उसे स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए, और हो सके तो उसे ये भी बताना चाहिए कि जो अवधारणा है उसकी क्या प्रक्रिया है, और उसको वर्णन के द्वारा उसे स्पष्ट करना चाहिए। फिर उसकी जो अवधारणा है वो पूरी तरह से परिभाषित होनी चाहिए। उसे अपने विषय में पूर्ण रूप से जो व्यक्तिगत रूप से बनाई नहीं गई हो ऐसी परिभाषाओं को काम में लेना चाहिए। उसे ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सभी की समझ में आ जाए या जिसका सब एक जैसा अर्थ लगाएं। अगर भाषा और अवधारणाएं अस्पष्ट होगी और उनमें कन्फ्यूजन होगा तो ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता के लिए एक समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि जिस विचार या कल्पना को लेकर वो अनुसंधान कर रहा है या जिस विचार या विश्वास के आधार पर उसने अपनी प्राकल्पना का निर्माण किया है, दूसरे लोग उसका भिन्न अर्थ लगाएंगे और ऐसी स्थिति में उसके द्वारा निर्मित किया गया सिद्धांत अवैज्ञानिक हो जाएगा। तो यदि अनुसंधानकर्ता एक वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण करना चाहता है तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी प्राकल्पना पूर्णतः स्पष्ट हो, अवधारणात्मक दृष्टि से और परिभाषा की दृष्टि से। फिर इसकी दूसरी जो विशेषता है वो है एम्पिरिकल रेफरेंस, या जिसे हिंदी में हम कहेंगे आनुभविक संदर्भ, या जो अनुभवों के आधार पर सिद्ध की जा सके। इसे हम इस प्रकार स्पष्ट करेंगे कि अनुसंधानकर्ता को ऐसी प्राकल्पना का निर्माण करना चाहिए जिसकी उपलब्ध तथ्यों के द्वारा जांच की जा सके। प्राकल्पना आदर्शों को स्पष्ट करने वाली या ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको हम प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकें। प्राकल्पना में उपयोग में लिए गए तथ्य, कारक और जो वेरिएबल्स या चर हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनको अनुसंधानकर्ता फील्ड या समाज में या रिसर्च के क्षेत्र में जाकर कलेक्ट कर सके और उनकी विश्वसनीयता या प्रामाणिकता की जांच कर सके। कई बार ऐसा होता है कि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन में आदर्शों से संबंधित या विचारों से संबंधित या इस तरीके की प्राकल्पनाओं का निर्माण कर लेता है जिनकी आनुभविक आधार पर जांच नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना अव्यवहारिक हो जाती है और उसके आधार पर वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण संभव नहीं हो पाता। तो अनुसंधानकर्ता को हमेशा ऐसे प्राकल्पनाओं से बचना चाहिए या ऐसी प्राकल्पना के निर्माण से सतर्क रहना चाहिए जिनका कि अध्ययन क्षेत्र में ले जाकर प्रयोग किया जाना संभव ना हो सके। अब हम बात करेंगे प्राकल्पना की तीसरी विशेषता, स्पेसिफिसिटी या विशिष्टता। यहाँ विशिष्टता का मतलब है कि प्राकल्पना पूर्ण रूप से विशिष्ट होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो भी प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता ने बनाई है वह बहुत सारे कारकों से या बहुत सारे चरों से संबंधित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि वो ऐसी प्राकल्पना का निर्माण कर लेता है जो बहुत सारे कारकों से या बहुत सारे चरों से संबंधित है तो ऐसी स्थिति में वह उनके मध्य सहसंबंधों का अध्ययन नहीं कर पाएगा, वह भटक जाएगा और उसके लिए एक वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो अनुसंधानकर्ता को ऐसी प्राकल्पना से बचना चाहिए जिसमें अनेक कारक या अनेक वेरिएबल्स संबंधित हो। उसे बहुत बड़ी बड़ी प्राकल्पनाओं का निर्माण नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी प्राकल्पनाएं जिसमें कम से कम कारक संबंधित हो ताकि उनका वह क्षेत्र में जाकर प्रयोग कर सके और उनके आधार पर
वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल सके। यदि हम ये कहें कि एक उपयोगी प्राकल्पना सीमित, विशिष्ट तथा निश्चित पक्ष से संबंधित होनी चाहिए, या वह अध्ययन क्षेत्र से संबंधित ना होकर उसके किसी निश्चित पक्ष या एक ही पक्ष या दो ही पक्ष से संबंधित हो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा होने पर वैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता सरलतापूर्वक या बहुत ही आसानी से संबंधित तथ्यों को एकत्रित कर पाएगा और उनकी जांच कर पाएगा। तो अध्ययनकर्ता को एक उपयोगी प्राकल्पना के तौर पर विशिष्टता का ध्यान रखना चाहिए। फिर हम बात करते हैं उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित या रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स। दैट मीन्स जब हम बात करते हैं कि प्राकल्पना एक प्रस्थापना है जो कि बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताती है और जिनका टेस्ट किया जाना बाकी है। ये सारे टेस्ट वैज्ञानिक विधियों के द्वारा ही किए जाने हैं और इन सारे टेस्ट के लिए हमारे पास टूल्स और टेक्निक्स होनी चाहिए। अगर हम ऐसी प्राकल्पना बना लेते हैं जिसके बारे में या जिससे संबंधित टूल्स और टेक्निक्स अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता के लिए कार्य कठिन हो जाता है। अगर हम ये कहें कि सामाजिक विज्ञानों में ऐसी अनेक जानकारियां और तथ्य हैं या ऐसे डेटा हैं या ऐसी विचारधाराएं हैं जिनको एकत्रित करने और जिनके अध्ययन के लिए प्रविधियां उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि प्राकल्पना का निर्माण कर लिया जाता है तो उनकी जांच कर पाना संभव नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति में प्राकल्पना अव्यावहारिक हो जाती है। इस संदर्भ में यदि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो नए नए अनुसंधान करता है, कम से कम उन अनुसंधानकर्ताओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसकी प्राकल्पना ऐसी ना हो जिससे संबंधित टूल्स और टेक्निक्स अभी तक अवेलेबल नहीं हैं। यदि अनुसंधानकर्ता अनुभवी है और उसे अनुसंधान का ज्ञान है, तो ऐसी स्थिति में फिर भी वह इस तरीके की प्राकल्पना का निर्माण करके और नए टूल्स और टेक्निक्स विकसित कर सकता है। किंतु नए अनुसंधानकर्ता को या जो प्रथम बार अध्ययन कर रहा है अनुसंधानकर्ता, उसे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा निर्मित की गई प्राकल्पना पूर्णतः उपलब्ध प्रविधियों और पद्धतियों से संबंधित हो। अब हम बात करेंगे प्राकल्पना के अगली विशेषता के बारे में, जो है सिद्धांत से संबंधित या रिलेटेड टू बॉडी ऑफ थ्योरी। इसका अर्थ है कि एक उपयोगी प्राकल्पना वही है जो उस क्षेत्र में बनाए गए पूर्व सिद्धांतों से संबंधित होती है। कई बार ऐसा होता है कि अनुसंधानकर्ता एक भिन्न प्रकार की या जो किसी क्षेत्र से संबंधित नहीं होती या जिस क्षेत्र में अध्ययन बहुत कम हुआ है, ऐसे क्षेत्र से संबंधित प्राकल्पना का निर्माण कर लेता है, या अनुसंधानकर्ता कई बार ऐसी प्राकल्पना का निर्माण कर लेता है जो उसकी रुचि के अनुरूप होते हैं, किंतु उसे ये नहीं पता होता कि वह उनकी जांच किस प्रकार करेगा, उनका प्रयोग किस प्रकार करेगा या उनके आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष किस प्रकार निकालेगा। तो अनुसंधानकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी प्राकल्पना पूर्व सिद्धांतों से संबंधित हो। अगर वह इस बात का ध्यान नहीं रखेगा कि उसके द्वारा निर्मित की गई प्राकल्पना पूर्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा बनाई गई प्राकल्पना अनुसंधान के क्षेत्र में अलग थलग पड़ जाएगी और न तो उसे किसी विज्ञान का विकास होगा, न ही उसके अपने ज्ञान में वृद्धि होगी। अतः अनुसंधानकर्ता को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसके द्वारा निर्मित की गई प्राकल्पना विद्यमान तथ्य, सिद्धांत या अध्ययन के क्षेत्रों से संबंधित हो और वह एक व्यवहारिक और उपयोगी प्राकल्पना
निर्मित करे जो कि पूर्व सिद्धांतों से संबंधित हो और विज्ञान का विकास कर सके। फिर हम बात करते हैं अनुसंधान में प्राकल्पना की सरलता की। प्राकल्पना की सरलता का मतलब है कि प्राकल्पना अनावश्यक रूप से अधिक कारकों से संबंधित नहीं होनी चाहिए। प्राकल्पना जटिलता पैदा करने वाली नहीं होनी चाहिए। प्राकल्पना ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि उसका परीक्षण नहीं किया जा सके। प्राकल्पना ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि वह अनुसंधान के क्षेत्र में ले जाने के बाद उससे संबंधित तथ्य उपलब्धि ना हो पाए। अनुसंधानकर्ता को पूर्ण रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि प्राकल्पना सरलता लिए हुए हो। विद्वानों का ये मानना है कि सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो अनुसंधानकर्ता को व्यर्थ की प्राकल्पनाओं एवं विवेचनाओं से बचाता है और जो उसे अंधकार में भटकने से बचाता है। यदि अनुसंधानकर्ता इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी प्राकल्पना क्लियर है, उसकी क्षेत्र में ले जाकर प्रयोग किया जा सकता है, उसकी प्राकल्पना विशिष्ट है, उसके बारे में टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल हैं, वह पूर्व सिद्धांतों से संबंधित है और मूल रूप में वह एक सरलता लिए हुए है जिसे कि सभी लोग उसे उसी रूप में समझ रहे हैं जिस रूप में वह समझाना चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छी, उपयोगी और व्यवहारिक प्राकल्पना का निर्माण संभव हो पाता है। एक उपयोगी प्राकल्पना की इन प्रमुख विशेषताओं का यदि अनुसंधानकर्ता ध्यान रखता है तो निश्चित ही वह वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण का आधा कार्य पूर्ण कर लेता है। हमारे अगले ऑनलाइन सेशन में हम सामाजिक अनुसंधान के अन्य चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।